नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज आज एक बार फिर से लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी, जहां आप घर पर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। कोरोना महामारी को मात देने के लिए आज हमारे साथ होगा देश के प्रसिद्ध बड़े डॉक्टरों का एक खास पैनल, जिनसे आप सीधे बात करेंगे, कोरोना महामारी के बारे में, अपनी शिकायतों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 01161362072 इस नंबर पर फोन करके सीधे देश के बड़े डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ेंगे वो खास पैनल, जिसमें वो तमाम जो डॉक्टर एक्सपर्ट होंगे वो अपनी बात आपको बताएंगे और आपकी जो शिकायतें होंगी उनको दूर करेंगे। हमारे साथ होंगे डॉक्टर सुभाष चंद्र सुनिंद्रियाल, जो कि निदेशक हैं श्याम प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल लखनऊ के। साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एमडी फिजिशियन, निदेशक शांति क्लिनिक एड हॉस्पिटल, और डॉक्टर शीतल वर्मा, जो कि सहायक हैं प्रोफेसर केजीएमयू लखनऊ में। इन तीनों डॉक्टरों से आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। आपको बस करना इतना होगा कि आप हमारे फोन नंबर, जो मैंने पहले बताया था, फिर से दोहरा रहा हूं, 01161362072 इस नंबर पर आपके मन में जो भी शिकायतें हैं, जो भी आपका सवाल है, वो आप सीधा सवाल डॉक्टर से लेंगे। आप लोग डॉक्टर साहब से कोरोना महामारी से बचाव और घर में रहकर कैसे खुद का ध्यान रखें, इसकी सलाह ले सकते हैं। साथ ही आपको घर पर अगर आप हैं तो वहां इलाज के दौरान कौन सी दवा लेनी चाहिए अगर सिम्टम्स आते हैं, इस बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। हम कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले हम एक बार फिर से आपसे निवेदन करते हैं कि आप अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और जो खबरें निकल कर आ रही हैं उस पर कतई भरोसा ना करें। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए, समाज के लिए जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग अलग तरीके की है और कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं। इसलिए आप केवल डॉक्टरों की सलाह पर ही दवा की शुरुआत करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंडिया न्यूज का ये ओपीडी कार्यक्रम। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इंडिया न्यूज की इस मुहिम में जो मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, उनसे मैं चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले दर्शकों से अपील कर रहा हूं, वो तमाम लोग जो कि हमें देख रहे हैं, जिनकी कोई शिकायत है, वो हमारे साथ जुड़कर उस नंबर पर फोन करके डॉक्टरों से सीधा संवाद कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि निदेशक हैं शांति क्लिनिक के। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज की इस ओपीडी में। सबसे पहले मौजूदा परिस्थितियां किस तरीके की आपको दिखाई दे रही हैं, सुधार कितनी गुंजाइश और बेहतरी की, और किस तरीके की व्यवस्थाएं जो कि और उभर कर आई हैं पिछले कुछ दिनों की अव्यवस्थाओं के बीच में, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है? सुधार की स्थिति तो ये है कि ये कहा जा सकता है कि अभी हम लोग पीक के आसपास पहुंच गए जी, और यहाँ के बाद उम्मीद है कि चीजें और बेहतर की तरफ जाएंगी। नंबर ऑफ पेशेंट्स धीरे धीरे कम होने शुरू होने चाहिए। प्रेडिक्शन ये था कि हमारा ये 30 अप्रैल के आसपास पीक रहेगा, और जो कि काफी कुछ सही रहा है। हम लोग जो पेशेंट्स अब देख रहे हैं, ज्यादा पेशेंट्स अब फॉलो अप के हैं। नए पेशेंट्स की संख्या मार्जिनली कम हुई है, जो कि एक जिसे कहते हैं कि सिल्वर लाइनिंग इन क्लाउड है, डार्क क्लाउड, कि नंबर ऑफ नए पेशेंट जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाले 10-15 दिनों में स्थिति काफी कुछ नियंत्रण हो जानी चाहिए। और जो भी प्रयास सरकार के लिए गए हैं, जिसमें इस टाइम सबसे ज्यादा हाहाकार ऑक्सीजन का है, और पिछले 2 से 3 दिन में कुछ सुधार दिखाई पड़ा है, वरना उससे पहले काफी बुरी हालत थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, अब चीजें धीरे धीरे सुधार की तरफ जा रही हैं। डॉक्टर साहब देखिए, जो ये पैंडेमिक है, जो ये वायरस एक नए म्यूटेशन के साथ एक नई वेव में आया, भारत में नुकसान बड़ा है पहली वेव की तुलना में, लेकिन जो अचानक से परिस्थितियां बदल गई, और आपने भी माना कि हाँ, ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मच गया था, पिछले 1-2-3 दिन में सुधार दिख रहा है। इस बार ये ऑक्सीजन वाली दिक्कत क्यों आई? क्योंकि जब पहली वेव आई थी उस वक्त में कम से कम भारत में हमने देखा था कि ऑक्सीजन को लेकर जो भी कोरोना संक्रमित थे, इस तरीके की परिस्थिति नहीं थी। ये बदलाव किस तरीके का, और इसका सबसे ज्यादा असर किस वर्ग पर हुआ? एज फैक्टर की अगर बात करो, अगर देखिए एज फैक्टर की बात करें तो इस बार भी पिछली बार की तरह आपका जो 45-55 प्लस का ग्रुप था जी,
सबसे ज्यादा वही इफेक्ट हुआ। और ये जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज की बात है कि अचानक सेकेंड वेव में ऐसा क्यों हो गया, ये एक बड़ा स्टैंडर्ड सा वो है कि अगर आप कभी भी इसका एनालिसिस करेंगे तो कोई भी पैंडेमिक हो, उसकी सेकेंड वेव हमेशा लीडर होती है। और जनसंख्या को देखते हुए जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हो गए सेकेंड वेव के लीडर होने की वजह से, नंबर ऑफ पेशेंट इतने ज्यादा थे। ऑक्सीजन की जरूरत पिछली बार भी पड़ रही थी, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, पर नंबर ऑफ पेशेंट इतने थे कि चीजें कंट्रोल में थी। बिल्कुल। और अब की बार नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने ज्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज ऑफ पर्सन बढ़ गया है कि 10 लोग बीमार कर रहे हैं पड़ रहे हैं तो 5 में से 5 को ऑक्सीजन की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 100 बीमार पड़ रहे हैं तो मुश्किल से 10 को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। लेकिन चूंकि ओवरऑल नंबर इतना ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स इतना ज्यादा है, बिल्कुल, कि व्यवस्थाएं चरमरा गई। डॉक्टर साहब, आप लोगों की मेहनत, सरकार की कोशिश और लोगों की खुद की वो जो संयमता है, ताकत है, उससे सुधार जरूर होगा। एक बार फिर से भारत खड़ा होगा, इस लड़ाई को हम जीतेंगे। लेकिन अब यहां पर हमने जो एक ओपीडी लगाई है, आप जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे उनके सवालों का जवाब भी देंगे। सुझाव के तौर पर क्या कह सकते हैं आपके यहां मौजूदा परिस्थिति में एक ऐसा व्यक्ति जो कि लगता है कि हाँ उसे कि वो संक्रमित हुआ, वो एक डॉक्टर से संपर्क करना चाहता है, वो नहीं कर पा रहा है, वो अस्पताल नहीं जा पा रहा है, तो वो घर पर किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख सकता है, कैसे संवाद कर सकता है, और अगर ओपीडी के जरिए उस तक हम जानकारी पहुंचा दें तो क्या उसके लिए प्रारंभिक चीजें होंगी जो उसे करना चाहिए अगर सिम्टम उसके अंदर है, उसको लगता है कि हाँ वो शायद कुछ महसूस कर रहा है दिक्कत। देखिए सर, ऐसा है कि जहां तक अभी तक कोरोना को लेकर के मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, पिछले 1 महीने से तो खैर एक बात ही थी मरीजों की, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसमें 2 कैटेगरी है बड़ी क्लियर। एक जो पैनिक कर रहे हैं, उतनी गंभीर नहीं है लेकिन वो पैनिक की वजह से परेशानी में पड़ रहे हैं, और दूसरी वो है जो एकदम इग्नोरेंस में पड़े हुए हैं, वो मानने को तैयार नहीं है कि हम बीमार हैं। वो अपने बुखार को एसी चला लिया था, ठंडा पानी पी लिया था, जूस पी लिया था, वो अपने बुखार को किसी न किसी चीज से रिलेट करके डाउन प्ले करना चाहते हैं, वही लोग बाद में कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। आप सजग रहें पर पैनिक ना करें, ये मेरी हमेशा से आपके लिए, मैं तीसरे प्रोग्राम में हूं, मैं तीसरी बार ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं पब्लिक से, बिल्कुल सजग रहें। सजग रहना बिल्कुल सही है, लेकिन कृपया पैनिक ना करें। पहली चीज, जो लोग घर पे हैं और जिनके सिम्टम्स हैं, बहुत से डॉक्टर्स ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे हैं, मेरी उनसे ये सलाह है कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन पे रहिए, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप घर पे डॉक्टर जो पोजीशन एक्सरसाइजेस बता रहे हैं वो करिए, स्टीम करिए, नॉर्मल दवाइयां जो बताई जा रही हैं वो करिए, आइसोलेशन के जितने आपको गाइडलाइंस दिए गए हैं उनको फॉलो करिए, ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहिए, यही आपकी जान बचाने के लिए पर्याप्त होगा। क्योंकि आपको मैं फिर बताऊं कि 100 में से 10 को ही ऑक्सीजन की जरूरत है, 90% को तो केवल सजग रह करके दवाइयां खाना, एक डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना, इतना ही पर्याप्त है। डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि 100 में से 90 को जरूरत नहीं ऑक्सीजन की, 10 को ही जरूरत है। लेकिन पैनिक करने वाले और बहुत ज्यादा इग्नोरेंस करने वाले, इन दोनों के वजह से स्थिति खराब है और वो खुद अपने लिए भी स्थिति खराब कर रहे हैं, ये भी हमें समझना होगा। ये एक आपदा है, इसमें हमें एक दूसरे का परस्पर सहयोग भी करना होगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, दीपक। दीपक, अपना आप सवाल ले सकते हैं, क्या आप कहना चाह रहे हैं, कोई शिकायत है तो वो भी आप डॉक्टर साहब से साझा कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ जी। मैंने फर्स्ट डोज 12 मार्च को लिया था और सेकंड डोज 20 अप्रैल को लिया था। उसके बाद से मुझे किसी तरह का प्रॉब्लम, इसी 2-3 दिन से गले में थोड़ी खराश हो रही है। सिर्फ खराश की समस्या है आपको? आपकी रिपोर्ट, आप पॉजिटिव हुए थे क्या? नहीं, पॉजिटिव नहीं हुए थे। रिपोर्ट मेरा, मैंने मतलब कि कुछ दिन पहले जांच भी कराया था, वो मेरा निगेटिव था और ऐसा कोई फीवर इंजरी नहीं है, लेकिन गले में खराश थोड़ी है। ठीक है दीपक, हमारे साथ आप बने रहिए। डॉक्टर जितेंद्र, एक कॉमन समस्या निकल कर आ रही है, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, वो भी बार बार, जैसे दीपक कह रहे हैं, कई और भी हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़े तो उन्होंने भी कहा इस सीजन में खराश की समस्या बहुत ज्यादा है, गले में खराश, सूखापन, ड्राइनेस, ये चीज है, इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो चेंज ऑफ सीजन का टाइम और एसी बहुत ज्यादा लोगों ने यूज करना शुरू किया है। ये जो टाइम आता है आपका मार्च से अप्रैल का, जब अचानक गर्मी बढ़ती है, तो आप ये फ्रिज का ठंडा पानी, ये एसी चला लेना, ये चीजें बुरी नहीं है, पर इसके उपयोग का एक तरीका है कि एसी में आप बैठे हुए हैं और अचानक धूप में चले गए, या धूप से आप अचानक एसी में आ गए,
ये सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर आपके अंदर इस तरह की चीजें पैदा करता है, ये इस तरह के कष्ट पैदा करता है। आप धूप से आए, आपने एकदम से ठंडा पानी पिया, आप अपनी बॉडी को जिस जगह पे जा रहे हो उस टेम्परेचर पे एक बफर टेम्परेचर देने की कोशिश करिए। अगर आप धूप से आ रहे हैं तो थोड़ी देर छांव में बैठिए, छांव में बैठ करके तब आप एसी में आइए। इस तरह के प्रिकॉशंस लेकर के आप ये गले की खराश और इन सब ये जो एलर्जिक चीजें हो रही हैं इनसे आप बच सकते हैं। देखिए, यानी जो बात डॉक्टर साहब आप पहले कह रहे थे जितेंद्र जी कि इग्नोरेंस भी एक फैक्टर है, यहां पर दीपक आपको भी समझना होगा, तमाम दर्शकों को समझना होगा कि इग्नोरेंस हम ना करें। सीजन में बदलाव होता है और जब क्लाइमेट चेंज होता है तो वहां पर सर्दी गर्मी उसके बीच में अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ वक्त देना पड़ता है। ये शायद इग्नोरेंस की वजह से है। जो सुझाव दिया है डॉक्टर साहब ने बहुत संभव, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके गले की खराश भी दूर हो जाएगी और मन की शंका भी। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र सुनिंद्रियाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि निदेशक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल के। डॉक्टर सुभाष, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज की इस ओपीडी में। पहला सवाल आपसे यही, देखिए दर्शक अपनी बात रख रहे हैं, कई ऐसी शिकायतें हैं जिसका डॉक्टर जितेंद्र ने जवाब भी दिया कि वो सीजनल चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन हर आदमी आज इसको कोरोना से कनेक्ट करके देख रहा है या उसके मन में अपने आप ये भय आ जाता है। और पिछले दिनों में ऐसे कई व्यक्तित्व को हमने खोया जिनकी शख्सियत तो बड़ी थी ही, उनके पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। तो एक आम व्यक्ति सोचता है कि अगर वो इससे संक्रमित हो सकते हैं या फिर उनके साथ इस तरीके की अनहोनी हो सकती है तो हम कैसे बचेंगे। ये एक मन का डर भी आ गया है, ये एक मानसिक प्रताड़ना भी इस वायरस ने दी है। ये संक्रमण जो है जी, ये किसी को भी हो सकता है, बिल्कुल, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी श्रेणी का हो। ये बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है जी, इम्यूनिटी स्टेटस, उस पर डिपेंड करता है। कुछ जो लोग होते हैं जैसे 60 के ऊपर हैं जी, तो उन पे ज्यादा असर करता है, या 18 से नीचे उन पे ज्यादा असर करता है। लेकिन जो मैंने मेन चीज ये देखी है, या सब समझ रहे हैं इस चीज को, कि हमारा जो वर्किंग फोर्स है वो 18 से 44 के बीच का मैक्सिमम है। बिल्कुल, जो घर से बाहर निकलता है, अब अपनी जीवन यापन के लिए अपनी नौकरी करता है या अपने साधन जुटा के घर परिवार में लेके आता है, तो ऐसे लोग जैसे 18 से जो युवा हैं वो आज की प्रोडक्टिव एज 60 साल मान लीजिए जी, तो ये इस बीच के लोग हैं। और इसी बीच के लोग जो हैं संक्रमित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये वर्ग बाहर जा रहा है। बिल्कुल, और जब ये वर्ग बाहर जाता है तो बाहर से कोरोना का संक्रमण इनको स्वाभाविक तौर से अफेक्ट करेगा। लेकिन ये संक्रमण क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा प्रश्न आज मुझे भी लोग पूछ रहे हैं जी, मरीज भी पूछता है, उनके अटेंडेंट्स भी पूछते हैं। तो मैं एक चीज कहता हूं कि कहीं ना कहीं आपसे कहीं चूक हुई है। जैसे मास्क आपने ठीक तरह से पहना है, आजकल सब माध्यम दिखा रहे हैं कि मास्क किस तरह से पहनना है। हम ये भी नहीं कह सकते कि लोग अवेयर नहीं है, बिल्कुल सब अवेयर हैं, लेकिन उसमें ढिलाई कर देते हैं। हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, ठीक से नहीं किया, जल्दीबाजी में किया, या सोशल दूरी नहीं बना के रखी, भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले गए। कुछ लोग हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, वो पॉजिटिव हैं, उनसे संक्रमण ले लिया। अब क्या होता है कि इन्होंने जब संक्रमण लिया, अगर इनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, बॉडी की इम्यूनिटी स्टेटस अच्छी है, तो ये रिकवर कर जाएंगे। या वैक्सीन लगी है तो रिकवर कर जाएंगे। बिल्कुल, अगर कोई बीमारी से ग्रसित हैं, आमतौर पे हम 44 से 60 तक देखते हैं कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, लंग डिजीज है, किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, इस तरह की बीमारियों में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जी, और हमको उसको इग्नोर करते हुए बिल्कुल हम उसके साथ चलते रहते हैं। बिल्कुल, कि भाई शुगर है, चलिए कल इलाज करा लेंगे, आज पहले नौकरी पे जाएं, काम करें। यानी डॉक्टर मोटा मोटा अगर इसको मैं समझूं तो देखिए आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि कहीं ना कहीं कोई एक चूक होती है और ये वायरस उसी चूक के इंतजार में बैठा रहता है कि आप चूक करिए और मैं आपके लिए तैयार बैठा हूं संक्रमित करने के लिए। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय आपने रखा कि कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो कि संक्रमित हो लेकिन उसकी
जो इम्यूनिटी पावर है वो मजबूत है, उसके कांटेक्ट में आप आ जाओ और आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है तो आप ज्यादा नुकसान में आ जाएंगे, वो शायद उतना नुकसान ना उठाए और वो उससे रिकवर भी हो जाए। लेकिन जो यहां पर इस वक्त एक आम बातचीत चल रही है डॉक्टर सुभाष, हॉस्पिटलों में बर्डन ज्यादा हो गया है, हमारी पॉपुलेशन में ओवरऑल ये होना ही था, इस तरीके से दूसरे स्ट्रेन में जब रेशियो बढ़ गया तो अब यहां पर लोगों के मन में एक और भी सवाल आ गया कि हॉस्पिटल किसी हालत में हमें नहीं जाना है वरना हम लौट नहीं पाएंगे। वो मजबूरी में फिर भी उनके परिवार वाले अगर वो बीमार होते हैं तो उनको लेकर जाते ही हैं। ये जो भाव आया है इसका बेहतर उपचार क्या है मानसिक तौर पर? अगर एक व्यक्ति जो कि अपने घर पर ही आइसोलेट है, वो अगर अपने घर पे ही कोई दवा की शुरुआत करता है तो प्रारंभिक दवाएं क्या हैं जो आप लोग कॉमनली सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई बुखार है इस समय तो उसमें आपको ये करना चाहिए, या फिर आरटीपीसीआर कराने के बाद ही उसकी शुरुआत होगी? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा जी, हेलो, बोलिए बोलिए डॉक्टर सुभाष, आपकी आवाज आ रही है। हम लोग डॉक्टरी खुद ना करें। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हम कुछ एहतियात घर पे बरतें, जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसके अनुसार हम दवाइयां इस्तेमाल करें जी, और अनावश्यक दौड़ लगा के दवा इकट्ठा करके उनको खाने की कोशिश ना करें। अब मैंने देखा है कि खाली फेयर साइकोसिस मेजर एलिमेंट है जी। एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं जो उसको लड़के इलाज कर लेंगे, ट्रीटमेंट कर लेंगे, उनके पास साधनों का अभाव है फिर भी वो इलाज कर देंगे। मेरे हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आए जिन्होंने कोरोना को मात दी, बिल्कुल, और ठीक होके चले गए। अब उनसे पूछते हैं कि आप कैसे बचे, तो ये प्रश्न दिमाग में न लाएं कि हम इनका इलाज कैसे करें। आप घर में अगर आइसोलेटेड हैं, आपको टेली कंसल्टेशन दी जाती है कि होम किट्स लीजिए, तो उसमें दवाइयां हैं, लेकिन वो दवाइयां बगैर प्रिस्क्रिप्शन के या बगैर सलाह के नहीं खानी है। बिल्कुल। डॉक्टर सुभाष आप हमारे साथ बने रहिए। लियाकत अली एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं मुरादाबाद से, वो अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं और आप ही उसका जवाब देंगे। लियाकत अली साहब बोलिए। मैं हार्ट पेशेंट हूँ जी, मेरा बाईपास हुआ है 96 जुलाई में। मेरा बीपी भी रहता है, दवाई खाता रहता हूँ, शुगर भी है। क्या मैं इसमें कोविड-19 की जो वैक्सीन चल रही है उसे लगवा सकता हूँ? मतलब आप कोवैक्सीन लगवाना चाहते हैं और आपके पास कुछ शिकायतें हैं शारीरिक तौर पर पहले की, तो ये आपका सवाल है। डॉक्टर सुभाष जवाब देंगे। लियाकत अली साहब जो कि मरीज भी हैं कई तरह की बीमारियों के, और वो कोवैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनके मन में भय है शायद, या वो समझना चाहते हैं कि सही रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कितनी? लियाकत अली साहब आपकी उम्र कितनी है? 51 57। सुभाष जी, हम लोगों ने 45 से लेके 60 इयर्स तक कोमॉर्बिड कंडीशंस में, जिसमें कि बीमारी ऑलरेडी है जी, उसमें वैक्सीन लगाने की सलाह दी थी। तो ये प्रश्न इस समय पूछना अनुचित होगा कि हमने ये वैक्सीन क्यों नहीं लगाई या आपने क्यों नहीं लगाई। आपको ये वैक्सीन लगवानी है क्योंकि ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारी की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है, और इसलिए ये जब वैक्सीन लगवाएंगे तो ये आपको कोरोना से इन्फेक्शन होने के लिए बचाएगा। लियाकत अली साहब, डॉक्टर सुभाष ने जो बताया है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, आपको रिकमेंड कर रहे हैं डॉक्टर, और आपकी उम्र इसमें कतई बाधक नहीं है, आपकी जो बीमारियां हैं उसमें कतई बाधक नहीं है, बल्कि इस वैक्सीन से आपकी सुरक्षा और बढ़ेगी। तो अपने मन का जो आपका सवाल था, जो शंका थी, वो बहुत संभव दूर हो चुकी होगी। आप जरूर कोवैक्सीन लगवाएं, उससे आपकी सुरक्षा बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया लियाकत अली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुभाष हमारे साथ आप बने रहिए। डॉक्टर जितेंद्र भी हमारे साथ लगातार हैं, निदेशक शांति क्लिनिक के। डॉक्टर जितेंद्र, देखिए ऐसी कई चीजें हैं जो कि इस मंच से एक सवाल के तौर पर उभर कर आती हैं और उनका जवाब मिल जाता है। एक व्यक्ति इस वजह से सशंकित है कि नहीं, मेरी उम्र इतनी हो गई है, मेरे पास कुछ बीमारियां हैं पहले से शारीरिक तौर पर, मैं वैक्सीन लगवाऊंगा तो शायद नुकसान हो जाए। ऐसे भी तमाम लोग हैं, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? क्योंकि वैक्सीनेशन की शुरुआत पहले से ही थी, अब
18+ वालों की भी शुरुआत हो गई है? देखिए, इसके लिए सजेशन मेरे ख्याल में हमारे आपके हर प्रोग्राम में ये बात हुई है कि कृपया सोशल मीडिया पे फैली हुई चीजों से दूर रहें। जी। सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से जिन वेबसाइट पे या जो न्यूज बुलेटिन या जो गाइडलाइंस जारी हो रही हैं उन पे विश्वास करें। आज की परिस्थितियों में अगर घर में आपके माँ बाप सबसे सगे हैं तो प्रशासन में सरकार आपकी सबसे सगी है और कोई आपका सगा नहीं है। जी। अगर सरकार आपसे कह रही है और गाइडलाइंस जारी कर रही है, जैसा भी मैं लियाकत जी को सुन रहा था, आप ये समझ लीजिए कि पूरा 1 महीने का ड्राइव चला ये 45+ के लोगों को वैक्सीन लगाने का। हमने अपने सेंटर पे कम से कम 1200 लोगों को लगाई वैक्सीन। लेकिन जिनको जिनको हम काउंसिल कर सके, इस तरह के सवाल आते हैं। लेकिन ये सवाल आ कहां से रहे हैं, मेन प्रश्न ये उठता है, सोर्स क्या है पब्लिक उसका? के दिमाग में। हाँ, ये इसका सोर्स क्या है? इस तरह के कुछ बयानात, गैर जिम्मेदाराना बयानात आए लोगों के, कुछ सोशल मीडिया पे गलत क्या कहते हैं वो चीजें चली। मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इस तरह की चीजें बरगलाती हैं, लोगों के दिमाग में संशय पैदा करती हैं। और जब एक बार संशय पैदा हो जाता है तब हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है लोगों को समझाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं है। और मेरी फिर आपसे इस मंच से, पब्लिक से ये अनुरोध है, अब तो 18 साल के, आज की तारीख से 18 साल का प्लस है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन जितनी जल्दी वैक्सीनेट हो जाएगी, हम इस महामारी से उतनी जल्दी बाहर निकलेंगे और हम अपनी उस जिंदगी को, जिसको कि हम मिस कर रहे हैं पिछले 1 साल से, दोबारा उसी तरीके से जी पाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर जितेंद्र आपने कही कि देखिए, सिर्फ ये नहीं कि ये मन में शंका आ गई, ये शंका लाई कहां से गई है, सोर्स क्या है, हमें उस पर भी विचार करना होगा। इसीलिए आपने भी अपील की एक बार फिर से इस मंच से कि आप कतई किसी भी व्यक्ति के मन में ये ना डालें और कोई व्यक्ति अपने मन में इस बात को ना स्वीकारे जो तमाम सोशल मीडिया कई जगहों पर इस तरह की खबरें हैं। क्योंकि हमने देखा इसी दौर में पोलियो ड्रॉप के लेकर भी किस तरीके से एक समय लगा, कई साल लग गए लोगों को समझाने में, लेकिन फिर लोगों को समझ में आया और उसका एक असर भी दिखाई दिया। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, प्रवीण कुमार हमारे साथ हैं, एक दर्शक। प्रवीण, अपनी बात रखिए। तो जो वैक्सीन लगाया जा रहा है जी, इससे लोग बता रहे हैं कि इससे मौत ज्यादा हो रही है क्या? किसने बताया आपको? बहुत लोग फोन करके बता रहे हैं कि वैक्सीन मत लगवाइए, वैक्सीन से बहुत ज्यादा मौत हो ये रही है। कौन लोग हैं? आपके रिश्तेदार हैं, आपके जानकार हैं, या कोई अननोन व्यक्ति है जो आपको फोन कर रहा है? जी सर, ऐसे रिश्तेदार कहीं भी बात करो सब यही कह रहे हैं वैक्सीन मत लगवाइए, इससे बहुत दिक्कत हो आपने रहा है। उनसे पूछा कि उन्हें किसने बताया और किन लोगों की मौत हो गई जिन्होंने वैक्सीन लगवाया? क्योंकि ऐसे केसेस तो अभी तक नहीं आए हैं। जिससे जो बात कर रहा है वही बता लोग कह रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर सुभाष, सुन लिया आपने जो बात अभी हम कह रहे थे, जिसका जवाब जितेंद्र जी ने दिया भी था लियाकत अली के सवाल पर। प्रवीण शर्मा का भी सवाल है कि वैक्सीन जो लगवा रहे हैं उनकी मौत हो जा रही है, इनके रिश्तेदार इनको बता रहे हैं, इनके जानकार इनको बता रहे हैं। देखिए, इसी को कहते हैं हम कि फॉल्स प्रोपेगेंडा। जी, अब इनके रिलेटिव्स ने इनको बताया कि वैक्सीन लगवाने से डेथ हो जाती है, ये तो मेरी समझ में नहीं आती बात। जी, हमारे यहाँ इस सेंटर में, हमारे हॉस्पिटल में अभी तक 22,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है जब से वैक्सीन की शुरुआत हुई है। जी, और मेरा तो ये मानना है, बल्कि मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई वो ज्यादा बचे हैं, वो ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर उनको बीमारी हो रही है तो उसकी तीव्रता कम है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उनको तीव्रता ज्यादा है। सिवियरिटी ऑफ इलनेस इज मोर इन वैक्सीनेटेड नॉन वैक्सीनेटेड पीपल्स। प्रवीण शर्मा, सुन लिया आपने डॉक्टर सुभाष को? या इनके रिश्तेदारों को ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। इनको ऐसी बातों में नहीं जाना चाहिए और तुरंत अपने आप को वैक्सीनेट करा लेना चाहिए। प्रवीण शर्मा, बहुत संभव आपको जानकारी मिल गई होगी और कृपया करके आप भी जागरूक होइए, अपने रिश्तेदारों को भी जागरूक करिए। एक डॉक्टर जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, सुभाष चंद्र जी, उनका कहना है कि खुद उनके सेंटर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में 22,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई
और फिर उसका परिणाम अच्छा है, सकारात्मक है, उसके बाद भी अगर वो संक्रमित हुए तो उसमें संक्रमण की तीव्रता कम है और उनके जो रेशियो है, अगर हम देखें तुलनात्मक अध्ययन करें कि उसके बाद नुकसान कितना तेज गति से होता है, तो वो काफी कम है और वो सुरक्षित है। तो आप भी भ्रम में ना रहें और अपने रिश्तेदारों को भी जरूर आप कहें कि वो भी भ्रम ना फैलाएं। एक और दर्शक हमारे साथ बलिया से जुड़ रहे हैं, अखिलेश कुमार सिंह हमारे साथ है। अखिलेश, अपना सवाल पूछें आप। अखिलेश, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद हमारे साथ संपर्क टूट चुका है, लेकिन यही देखिए, इस ओपीडी के जरिए, इस मंच के जरिए हम उन तमाम भ्रमों को ही दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ कोरोना से कैसे लड़ना है, कैसे आपको सुरक्षित रहना है, आइसोलेट अगर आप घर पे भी हैं तो वहां पर आपको डॉक्टरों की सलाह से क्या दवाइयां लेनी है, किस तरीके से अपने आप को आइसोलेट रखकर और सुरक्षित करना है और फिर इस संक्रमण से जीत कर आना है। बल्कि उसके साथ साथ एक नया टास्क भी हमारे लिए है, भ्रामक खबरें, फाल्स प्रोपेगेंडा, जिसका जिक्र किया डॉक्टर सुभाष ने, यह भी फैलाया जा रहा और ऐसे लोग हैं जो कि इस महामारी में भी इस तरीके की जो ओछी हरकतें हैं वो करने से बाज नहीं आएंगे। ऐसे कई उदाहरण इसके पहले भी हमने तमाम बीमारियों में देखे हैं। डॉक्टर जितेंद्र, हमारा सवाल अब फिर से वहीं आ जाएगा और उसका जवाब आपने भी दिया। चलिए, एक दर्शक और जुड़ गए हैं, दिलीप हमारे साथ दिल्ली से। दिलीप, अपना सवाल लें आप। सर, वैक्सीन जो लग रही है ये इसका साइड इफेक्ट भी है जी। कई आदमी ये कह रहे हैं जैसे वैक्सीन लगाने का किसी को सूट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा है। तो आज जैसे गैस की, मान लो जैसे मेरे को वैक्सीन लेना है, मेरे को गैस की प्रॉब्लम है, तो क्या उसमें हमको वैक्सीन लेना चाहिए? देखिए, जितेंद्र जी इसका जवाब देंगे, लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर वो जवाब देंगे। उसके पहले मैं आपको जरूर एक जवाब देना चाहूंगा। वैक्सीन कोई भी होती है, उसका कोई ना कोई एक सिम्टम आता है, लेकिन आपका सवाल है कि गैस की आपको प्रॉब्लम है और उसके बावजूद क्या वैक्सीन आप लेंगे तो ये सुरक्षित है। डॉक्टर जितेंद्र जवाब देंगे इसका। देखिए, मैं इनके प्रश्न के जवाब के साथ साथ एक अच्छी बड़ी पॉपुलेशन के सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि वैक्सीन के बाद इन्होंने कहा कि साइड इफेक्ट आते हैं। सर, वैक्सीन का मतलब यह है कि हम आपकी बॉडी में थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में वायरस इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना सके। बिल्कुल। इस प्रोसेस में 24 घंटे तक आपको बदन दर्द, एक आध एपिसोड बुखार का हो सकता है। इसीलिए मैक्सिमम सेंटर्स पे जहां भी वैक्सीनेशन हुआ है वहां पे 2 गोली पैरासीटामोल की साथ में दी गई कि आपको अगर कोई भी ऐसी दिक्कत हो आप खा लीजिए, और 24 घंटे के बाद किसी को कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। और जहां तक रही आपकी गैस की बात, वो गैस, और फिर हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि इस तरह की आपकी बीमारियां वैक्सीन लेने में बाधक नहीं है। आप बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं। और ये जो हम एक थोड़ा सा कंट्रोल वे में, जो मैं आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेडिकल टर्म से हट करके, कि ये जो हम थोड़ा सा कंट्रोल वे में एक वायरस बॉडी में यूज करके आपकी बॉडी को तैयार करते हैं, ये मैंने पहले भी समझाया। अगर आपकी बॉडी पहले से तैयार है और तब इन्फेक्ट होती है तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से बीमारी को झेल पाती है, बनस्पत इसके कि आप एकदम रॉ हैं और सीधे सीधे आप इन्फेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर जितेंद्र आपने। और दिलीप जी, आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा और डॉक्टर जितेंद्र ने बहुत सरल शब्दों में समझाया। लेकिन देखिए, इस देश में कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर जितेंद्र की इस बात को भी लोग लेकर दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अरे, डॉक्टर ने कहा है कि एक और वायरस आपके शरीर में डाला जा रहा है, जबकि लोगों को समझना पड़ेगा, जो रिसर्च करते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक है, वो अगर कोई एक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बढ़ती है, एक वायरस से लड़ना होता है, तो उसके पैरेलल एक और वायरस खड़ा किया जाता है। हालांकि हम उसे वैक्सीन का नाम देते हैं, क्योंकि अगर उसे वायरस का नाम दे दिया कि एक नया वायरस तैयार किया है, तो बहुत सारे लोग इंतजार में बैठे हैं कि वो भ्रम फैलाए और उनका अपना एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाए। तो वैक्सीन लेना, गैस की प्रॉब्लम है तो भी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो भी, या कोई भी शारीरिक आपको दिक्कत है, वो किडनी की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, आपको वैक्सीन लेना ही है। इसके पहले जो एज फैक्टर तय किया गया था, उसमें भी तब्दीली की गई। अब 18+ वालों को भी अब वैक्सीनेशन आज से शुरू कर दी गई है। तो वैक्सीनेशन तो आपको कराना ही कराना है, हर हाल में कराना, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। ये तमाम लोग, तमाम दर्शक जरूर समझे। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, सुभाष जी और जितेंद्र जी। डॉक्टर शीतल वर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि सहायक प्रोफेसर हैं केजीएमयू की। बहुत स्वागत है डॉक्टर शीतल आपका। डॉक्टर शीतल, आपने भी सुना कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े और उनकी मन की शंकाएं क्या थी। एक तरफ कोरोना के वायरस से हमें लड़ना है, आप लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ मन के भ्रम से भी हमें लड़ना है। वैक्सीन को लेकर सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसकी उपलब्धता हो,
लेकिन बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे हैं कि भाई वैक्सीन आएगी भी तो हम नहीं लगवाएंगे क्योंकि इससे ये हो जाएगा। इन तमाम चीजों से हमें मिलकर लड़ना है। ये सारी शंकाएं आप लोगों को दूर करनी है। डॉक्टर शीतल। हाँ, नमस्ते जी। अभी बहुत लोगों का सुना मैंने, लोगों में बहुत गलत गलत तरह की भ्रांतियां हो रखी हैं, बहुत लोगों में कंफ्यूजन, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है जो कि हम सबको एक आके अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। आपका बहुत ही अभिनंदन कि आप इस तरीके के प्रोग्राम करके लोगों में जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर, डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। वैक्सीन बहुत सेफ है, ये आपको हो सकता, आप बहुत सारी रिसर्च स्टडीज में पाया गया है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें मृत्यु दर ना के बराबर है और अस्पताल हॉस्पिटलाइजेशन मॉडरेट टू सीवियर डिजीज बिल्कुल ना के बराबर है। जिन लोगों में री इन्फेक्शन हुआ भी है वो बहुत ही माइल्ड केसेस हुए हैं, माइल्ड कोरोना हुआ है। और हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस यही हमने भी देखा है कि ज्यादातर जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है उनमें बहुत माइल्ड इलनेस रही है, उनमें अस्पताल भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं हुई है और मृत्यु दर बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो लोगों से मेरा बहुत अनुरोध है कि इस तरीके की गलत जो बातें फैल रही हैं समाज में, इससे दूरी बनाएं। भाई कोरोना से दूर रहना है तो इस भ्रम से भी दूर रहना है, इस गलतफहमी से या फिर इस तरीके की भ्रामक खबरों से भी दूर रहना है। डॉक्टर शीतल हमारे साथ आप बने रहिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आर्यवीर। बताइए आर्यवीर, क्या सवाल है आपका? हेलो जी आर्यवीर, अपनी बात रखें जल्दी से। जी मेरा नाम आर्यवीर है और मैं बलिया से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जी मेरे दादाजी को कोवैक्सीन लगी है। अगली डोज मेरे दादाजी को कोवैक्सीन ही लगेगी कि कोई दूसरी डोज लगेगी? देखिए ये एक नए तरीके का सवाल है। डॉक्टर शीतल इसका जवाब दीजिए आप। मैं आपको ये बताना चाहूंगी जो भी हमारे दर्शक हैं कि अगर आपको एक बार जो वैक्सीन लगी है, अगर आपको पहली बार कोवैक्सीन लगी है तो दूसरी बार आपको कोवैक्सीन ही लगवानी है, क्योंकि जो इम्यूनिटी का जो बूस्टिंग डोज होता है वो उसी वैक्सीन से ही उत्पन्न होगा। वो दूसरी वैक्सीन लगाने से उसका फायदा नहीं आएगा। और सरकार ने रिकमेंड भी यही किया है सारे बिंदुओं को देखकर, सारी रिसर्च को देख के कि आपको सेम वैक्सीनेशन ही लगवाना है दूसरी बार भी। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपने पहली बार कोविशील्ड लगवाई है तो दूसरी बार भी कोविशील्ड लगवाना है 8 हफ्ते बाद, और अगर आपने कोवैक्सीन लगाई है तो 4 से 6 हफ्ते बाद आपको कोवैक्सीन ही लगवानी है। आर्यवीर आपने सुन लिया डॉक्टर शीतल ने जो बताया, और आप इस बात को समझ लीजिए, अपने दादाजी को भी बताइएगा, आसपास के लोगों को बताइएगा। और बहुत संभव जब आपके दादाजी को वैक्सीन लगी होगी तो डॉक्टरों ने भी उनको बताया होगा, लेकिन फिर भी मन में आपके पता नहीं कहां से सवाल आया, अगर कोविशील्ड लगी है तो कोविशील्ड ही लगेगी, कोवैक्सीन लगी है तो कोवैक्सीन ही लगेगी, और स्पुतनिक अगर आकर लगने शुरू हो जाएगी जब भारत में रशिया वाली, तो स्पुतनिक ही लगेगी। यानी एक वैक्सीन के बाद दूसरा जो डोज होगा वो उसी वैक्सीन का होगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र, ये भी एक तरीके का सवाल है और इस मंच से देखिए अच्छा लगता है कि कम से कम लोगों तक सही जानकारी पहुंच पाती है। अब इसके बीच में जो अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, पैनिक सिचुएशन हो गई ऑक्सीजन को लेकर, सप्लाई चेन हालांकि अब बेहतर हो रही है, दुरुस्त हो रही है, उस बीच में कुछ नए डेवलपमेंट्स हैं डीआरडीओ की तरफ से। सेना ने भी अब अपनी तरफ से अपने अस्पतालों में आम लोगों के लिए इलाज की सुविधा को उत्पन्न कर दिया है, खोल दिया है, इसकी शुरुआत की जा रही है। प्रधानमंत्री से लगातार मुलाकात हुई सेना प्रमुखों की। इससे हम माने कि हां, जो एक और डर था कि लगभग 15 तारीख तक एक पीक वाली सिचुएशन आएगी, हम उससे बचते हुए दिख रहे हैं और हम बच सकते हैं अगर इसी तरीके से हम काम करते रहे। देखिए, ये सेना का तो हमेशा से अभिनंदन है कि उन्होंने हमेशा हर परिस्थितियों में देश का साथ दिया है, और एक तरह से ये युद्ध जैसी परिस्थितियां हैं भी। बिल्कुल। और इस युद्ध जैसी परिस्थितियों में अगर सेना हमारा साथ दे रही है तो हमें उनका काफी कुछ एहसान मानना चाहिए। और जिस तरह की तैयारियां उनकी चल रही हैं, और जो हमें भी मीडिया के थ्रू या बाकी चीजों से पता चला है, अगर इस लेवल की हमारी तैयारियां कामयाब रही तो ये जो पीक का अंदाजा था 30 से लेकर 15 तारीख के बीच में जब ये पहुंचता है तो हो सकता है हम बहुत सी बहुमूल्य जानों को बचा सकें। बिल्कुल। डॉक्टर सुभाष, सवाल इस बात का है कि हम लगातार नए जो परिवर्तन हुए उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन एक आम तौर पर इस सीजन में कई तरह की और बीमारियां होती हैं, जिसमें टाइफाइड भी है, जिसमें वायरल भी है, ऑलमोस्ट सिम्टम एक सिमिलर प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि होते हैं, वो चीजें भी लगातार हैं। तो वहां पर इसको कैसे सेगमेंटाइज करे एक व्यक्ति? डॉक्टरों से अगर कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अप्रोच नहीं कर पा रहा और वहां पर वो इससे जूझ रहा है, तो देखिए, हम लोगों ने टेली कंसल्टेशन स्टार्ट किया है जी, ई संजीवनी स्टार्ट किया है, या और बहुत सारे जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी प्राइवेट हेल्पलाइन स्टार्ट की है। तो मेरा सब लोगों से ये अनुरोध है जी कि आप घर बैठे इन एप्स में जाकर इनका सहारा लेकर टेली कंसल्टेशन करिए, ई संजीवनी ऐप से करिए, या जो हेल्पलाइन दी है उन पर डॉक्टर से संपर्क करिए। कोई जरूरी नहीं कि हर बीमारी का जो है शुरुआत कोविड से होगा। बिल्कुल, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। अब जैसे कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया जिनको किडनी प्रॉब्लम थी जी, लेकिन वो कोविड की साइकोसिस इतनी ज्यादा थी उन लोगों में कि साहब मुझे कोविड तो नहीं हो गया। तो उनको हमने समझाया कि आपको किडनी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये बात सही है कि सारा फोकस कोविड पे चला गया है, लेकिन आप इसके बेसिक इलाज तो करिए। डायबिटीज है, आप डायबिटीज की दवाई नहीं खाएंगे, डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ब्लड प्रेशर है, उसकी दवाई नहीं खाएंगे, वो ऑटो कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल। तो बीमारियां आज की डेट में वही हैं जो हॉस्पिटल में जो हमारे मरीज आते थे जी, और बीमारियों के, वो आज भी वही हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि कोविड की वजह से आइसोलेट हो गए। बिल्कुल। तो मेरा एक सबसे अपील है कि यदि आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या कोई अन्य बीमारी है जी, आपने पहले दिखाया है, अगर आपको इमीडिएटली डॉक्टर नहीं मिल रहा तो आप वही दवा कंटिन्यू कर दीजिए। चलिए, यानी डॉक्टर सुभाष, देखिए, हमें से लोगों का माइंडसेट ऐसे भी बदलना होगा और हर चीज चूंकि आजकल कोरोना से कनेक्ट हो जाती है, प्राथमिकता वही है, प्रारंभिक चीज वही हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ एक आम व्यक्ति को समझना होगा कि हो सकता है कि बीमारियों के और भी स्वरूप जो हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं, उनमें से भी किसी का वो शिकार हुए हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी पैरेलली हमें करना है, प्राथमिकता के साथ करना है। हमारे साथ एक दर्शक अशोक जुड़ चुके हैं गाजीपुर से। अशोक, अपना सवाल लें आप। जी नमस्कार सर, मेरा नाम अशोक, गाजीपुर से हूँ। जी नमस्कार, बोलें। सर ऐसा है कि हमने कोविड पे क्या नाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें क्या नाम है कि ये अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है, 40+ अपॉइंटमेंट बता रहा है। दूसरी बात ये कि उस पे वैक्सीनेशन के लिए 2 वैक्सीन उस पे दिया गया, एक कोवैक्सीन और दूसरे डोज जो है कोविशील्ड लगेगी। ऐसा क्यों? नहीं, उसमें क्या ऐसा लिखा हुआ है कि एक कोवैक्सीन है और दूसरी कोविशील्ड लगेगी? जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो ऐप है उसके पीछे लिखा हुआ है 2 वैक्सीन लगेगी, 2 अलग अलग कंपनियों। नहीं, आप समझे नहीं, उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आपको कोविशील्ड लगेगी या कोवैक्सीन लगेगी, वो 2 ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि पहली कोविशील्ड लग जाएगी और दूसरी डोज आपको लग जाएगी कोवैक्सीन की। उसमें वो 2 विकल्प दिए गए हैं और बहुत संभव कुछ दिनों के बाद एक तीसरा विकल्प भी आएगा, स्पुतनिक 5 का, जो कि हमारे यहाँ की नहीं बल्कि रशिया की वैक्सीन है, भारत में उसको अलाउ किया गया है। लेकिन आपका जो एक और मूल सवाल है, मैं चाहूंगा डॉक्टर शीतल उसका जवाब आप दें। इनका सवाल यह है कि अभी तक जिन लोगों ने 18+ वालों ने रजिस्ट्रेशन किया है, बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया है। ये कॉमन एक सवाल है, क्योंकि अभी शुरुआत इसकी हुई है और अभी कुछ जिलों में ही उत्तर प्रदेश की इसकी शुरुआत आज से की गई है, पूरे प्रदेश में एक साथ नहीं की गई है। तो इस पर भी सुझाव आप दें, इनके जो शिकायत है उसके जवाब आप दें। लोगों से यही निवेदन है कि वैक्सीन कंपनियां बहुत भारी मात्रा में वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं। भारत सरकार भी पूरा तरह से सहयोग कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी पूरी सरकार दृष्टि से कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगे। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन और कुछ जिलों में शुरू हो गया है। लोगों को धैर्य बनाने की जरूरत है, अपने बारी का इंतजार करने की जरूरत है। पूर्णतः मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार सबको वैक्सीन लगवाएगी, इससे पैनिक मोड में जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर शीतल, एक चीज और मैं चाहूंगा कि आप जरा क्लियर करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोगों की बात पर इन लोगों को ज्यादा भरोसा होगा। देखिए, कुछ लोग यहां पर इस वजह से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका मानना है कि दरअसल 2 वैक्सीन का वहां पर जिक्र किया गया है, ये ऑप्शन के तौर पर होगा ना?
हाँ, ये बताने के लिए किया गया है, जो भी अवेलेबल होगी वैक्सीन, अगर किसी सेंटर पे कोवैक्सीन दी जा रही है तो उस सेंटर पे आपको कोवैक्सीन ही दी जाएगी। और आप ये सरकार उनका सिस्टम बहुत ही रोबस्ट, आपको इसमें लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पहली बार कोविशील्ड लगी है तो दूसरी बार भी सरकार इसका पूरा ध्यान रखती है कि कोविशील्ड ही लगे। हर पूरी जो लेवल पे मॉनिटरिंग होती है वो बहुत रोबस्ट है, इसमें आम जनमानस को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सुभाष जी, मैं चाहूंगा इस सवाल को थोड़ा सा बदल कर मैं पूछूं और उसका जवाब आप दें। जो दोनों वैक्सीन अभी तक जो भारत की हैं, जो अभी लग रही हैं, कोवैक्सीन पहली डोज फिर दूसरी डोज में कितना अंतर होता है, कितना अंतराल होता है, समय लगता है, और कोविशील्ड पहली डोज और दूसरी डोज में कितना समय होता है, जरा ताकि दर्शक भी इसको समझ लें अच्छे से। कोविशील्ड में जी 6 से 8 हफ्ते का अंतर हो सकता है और कोवैक्सीन में 6 वीक्स हम लोग कहते हैं। हम लोगों ने जो स्लॉट दिए हैं 28 दिन के दिए हैं जी, 28 दिन के हैं, तो उसको हम मैक्सिमम 6 हफ्ते तक ले जा सकते हैं। चलिए, तो दर्शक इस बात को भी समझे, दोनों चीजें स्पष्ट हैं। हमारे साथ एक दर्शक राजस्थान से जुड़े हैं, लखवीर। लखवीर, अपना सवाल पूछें। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, जैसे कोविड की वजह से कोई भी अगर दिक्कत होती है, जैसे बुखार जुकाम आप बता रहे हैं, इसमें आंखों में जलन वगैरह का कुछ ऐसा इंफेक्शन भी हो सकता है? देखिए, नए जो सिम्टम्स आए हैं उसमें आंखों में जलन भी है, ये अपने आप में बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब इसका जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर शीतल बताइए, लखवीर का सवाल यह है कि आंखों में जलन, ये भी क्या सिम्टम का हिस्सा है? कुछ बहुत ही रेयर केसेस में इस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं, बट इसमें मरीज को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो थोड़े कुछ लोगों में बुखार, हल्का सा गले में खराश, इस तरह की दिक्कतें आएंगी आंखों में जलने, बट वो 1 से 2 दिन के अंदर अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। लखवीर, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्टर से संपर्क वहां पर करिए, आप राजस्थान में हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो उसमें भी आप सुरक्षित रह सकते हैं। ये सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर इसको अगर परखेंगे, देखेंगे, तो सबसे बेहतर आपको जवाब दे भी पाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र, देखिए, कई अलग अलग तरह की चीजें निकलकर इस बीच में आई, और भ्रम किस स्तर पर फैल सकता है, या लोग अभी भी इस आपदा की घड़ी में भी कैसे भ्रम फैलाने के लिए बैठे हैं, मौके की तलाश में बैठे हैं, कालाबाजारी करने के लिए बैठे हैं, किसी को इंजेक्शन मिल नहीं पा रहा और वो उसको लाखों लाखों में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें एक नए अपडेट के तौर पर है। ये अपने आप में बड़ी लड़ाई होगी इस आपदा में। हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी होगी कि एक तरफ उपचार भी करना है, सुविधाएं सरकार मुहैया कराए, सरकार की जो कमियां हैं उसे दूर करने के लिए भी हम लगातार चर्चा करते रहे, और सरकार भी प्रयास कर रही है, सेना भी उसमें हिस्सा बन चुकी है। लेकिन ये जो लड़ाई है, ये सामाजिक लड़ाई कह सकते हैं, जिसको हमें ही लड़ना होगा। बिल्कुल, ये कालाबाजारी सरकार नहीं कर रही, ये कालाबाजारी हमारे आप में से जो लोग हैं वो कर रहे हैं, और सरकार का सरकार कटिबद्ध है इसको रोकने के लिए, कोशिश भी की जा रही है। हर स्टेप पे क्रॉस चेक लगाए जा रहे हैं बार बार, इसीलिए रोज एक नई रूलिंग, हर दूसरे दिन एक नई रूलिंग आया करती है, बिल्कुल, कि वो किसी न किसी तरह इस कालाबाजारी को रोके। लेकिन हमें भाई, जैसे मैंने आपसे कहा कि अफवाह आ कहां से रही है, बेसिक सोच ये देखना है। उसी तरीके से बेसिक बात हमको ये समझनी, कालाबाजारी कर कौन रहा है। बिल्कुल, डिमांड एंड सप्लाई ग्राफ का खेल है सारा। डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सप्लाई कम है, बीच में लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं, और करने वाले हमारे ही आपके बीच में से लोग हैं, और हमें बिल्कुल सरकार को हमें बाद में गाली देनी होती है। बड़ी आसान सी चीज है, हर चीज सरकार के ऊपर डाल दें, पर ये करने के लिए कोई सरकारी अफसर नहीं गया है वहां पे, या सरकार का कोई सिस्टम नहीं बना है कालाबाजारी करने की। बिल्कुल, वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर 40,000 रुपए का आज की तारीख में बेच रहा है, वो हमारे नेक्स्ट डोर का ही आदमी है। तो कालाबाजारी, और ये कुछ तो ये जो कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी बनती चली जा रही है, ये समय पे मुनाफा कमाना और ये डिमांड सप्लाई ग्राफ, ये सब चीजें सोसाइटी का एक हिस्सा बनती चली जा रही हैं, जो कि गर्त की तरफ ले जाएगी। इन परिस्थितियों में भी अगर कालाबाजारी हो रही है, तो हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि हमको सोसाइटी के लेवल पे कहां चेंजेस की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, स्वाभाविक सी बात है, व्यवहारिक सी बात है, जो आप भी कह रहे हैं कि हर चीज की हमारी आदत है कि सरकार के ऊपर हम डाल दें। समाज के बीच में ही वो लोग हैं जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर को जानते हुए कि हाँ, इस व्यक्ति को जरूरत है और उसको इस कीमत पर भी हम दे सकते हैं, लेकिन वहां पर वो काम तय कर रहे हैं कि कैसे कितना ज्यादा कमा ले, उसके लिए भी सरकारी शायद जिम्मेदार होगी। ये एक सामाजिक लड़ाई भी है। डॉक्टर सुभाष,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल की एक बड़ी अहम भूमिका स्वास्थ्य के क्षेत्र में रही है और पिछले दिनों में भी आप लोगों ने उसको और ज्यादा उत्थान की तरफ ले जाने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने एक दूत की तरह, एक देवदूत की तरफ जो सहायता दी है। आज की तिथि में चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो, इन सब ने एक साझा प्रयास किया, लेकिन कुछ कमियां भी थीं। उन कमियों को लेकर किस गति से अब सरकारें काम कर रही हैं, उसका परिणाम दिख रहा है कम से कम इस प्रदेश में। हाँ, वाकई 2-3 दिन के अंदर उसका सकारात्मक कुछ परिणाम दिखाई भी दिया। देखिए, सकारात्मक परिणाम क्यों नहीं है, बिल्कुल है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे सप्लाई चलती थी, लेकिन पिछले 2 माह के अंदर हम लोगों ने अपना ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जी, और ऑक्सीजन प्लांट हमारा स्टार्ट हो गया। जब ये मरीज आना शुरू हुए थे तब से इनको ऑक्सीजन जो है लगातार मिल रही है। जितने मरीज हमारे पास एडमिट हैं उनको हम लोग ऑक्सीजन प्लांट के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं। जगह की बहुत कमी है, लेकिन इतनी कम जगह होने के बावजूद भी हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट से सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई स्टार्ट कर दी है। मैं यही सबसे अपील करना चाहता हूं कि जब साधन सीमित हैं तो आप भी संयम बरतें। आप आए हमारे पास, हम आपको खाली हाथ जाने नहीं देंगे। देखिए, बड़ी बात है, एक डॉक्टर इस तरीके से अपील भी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी तो वो निभा ही रहे हैं। सुभाष जी कह रहे थे। सुभाष जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल मैं ले लेता हूं, जवाब आप ही दीजिएगा। लोकेश शर्मा हमारे साथ हैं बागपत से। लोकेश जी, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की उम्र 46 ईयर है और उन्होंने 26 तारीख में अभी दूसरी डोज ली है सर, और उसके बाद में उनको अभी 2 दिन से झुरझुरी सी ठंड सी होती है और हल्का बुखार है सर। तो इसके लिए क्या करें सर अभी? सुभाष जी, जो लोकेश शर्मा की पत्नी है उनका दूसरी डोज उनको लग चुकी है और उसके बाद उनको थोड़ी सी ठंड की शिकायत रहती है शारीरिक तौर पर, क्या सुझाव है सर? हाँ, देखिए, 26 तारीख को सेकंड डोज लगी। इसके 15 दिन के बाद आमतौर पर पूरी इम्यूनिटी आ जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये इसको हम संक्रमण मानते हुए इसका प्रारंभिक लक्षण मानते हैं तो इनको उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। होम आइसोलेशन किट्स जो हमने बनाई है, जो सरकार मुहैया करा रही है, या तो वो अपने लोकल एरिया में अपने संपर्क अधिकारी से बात करें, वो उनको होम आइसोलेशन किट्स दे देंगे, नहीं तो नजदीक के हॉस्पिटल जाएं, वहां से संपर्क करें, इनको दवाइयां मिल जाएंगी। लेकिन किसी भी कीमत पर ये घर बैठे अपनी मर्जी से कोई दवा प्रारंभ ना करें, क्योंकि आज जो है गले में खराश बोल रहे हैं या हल्का सा बुखार बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कोरोना का लक्षण हो, वो टाइफाइड का भी हो सकता है, किसी अन्य बीमारी का भी हो सकता है। बिल्कुल। तो मेरा कहने का, अपील करने का मतलब ये है कि आप उसको अपने आप उपचार ना करें, जरूर हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को ठीक है। लोकेश शर्मा जी, आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब का कहना है कि आप अपनी पत्नी का उपचार स्वयं मत शुरू कर दीजिएगा, दूसरी डोज उनको लग चुकी है। वैक्सीनेशन के बाद आमतौर पर ऐसे सिम्टम्स आते हैं, फिर भी अगर कुछ ऐसा महसूस होता है तो आप नजदीकी जो ऑफिसर्स हैं, वहां पर नोडल ऑफिसर हैं या फिर अगर कोई डॉक्टर हैं तो उन तक संपर्क साधें और उनसे आप सुझाव लें। हो सकता है कि वो आपको कोई दवा बताएं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर शीतल, फाइनल कमेंट आपका मैं जानना चाहूंगा, यहां पर मौजूदा परिस्थितियों में नई रिसर्च की बात भी हो रही है, नए तरीके से बदलाव की बात भी हो रही है कि कैसे इस वायरस से और बेहतर हम लड़ाई लड़े। तमाम वो वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि भारत में कुछ और वैक्सीन जिनका क्लिनिकल ट्रायल का फेज आ गया है, वो भी अगर आ जाएंगी तो उपलब्धता और बढ़ जाएगी। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी आज शुरू हो गई है, लेकिन उसमें भी कई घटनाएं बीच में ऐसी हो जा रही हैं अचानक से, जिससे कि काम व्यक्ति डर सा जा रहा है। ये डर भी अपने आप में कोरोना से लड़ने में हमें कमजोर करता है। उसके लिए मानसिक तौर पर हम अपने आयुर्वेद से जोड़कर, योग से जोड़कर और फिर एलोपैथ से भी जोड़कर किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं अपने आप को? देखिए, आम जनमानस को अपने जो भी अंदर से डर है उसको दूर करना पड़ेगा। कोरोना में डर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है जी। अगर हमें अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम नहीं करना है, संकल्प दृष्टि के साथ अपने आप को
ये बीमारी, ये सोचना चाहिए कि ये ठीक हो जाएगी। जो चिकित्सक परामर्श दे रहे हैं उसका अनुपालन किया जाए, जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसको नियमित तौर पे लिया जाए। जी। सरकार जो कोविड की प्रोटोकॉल बता रही है कि ओवरक्राउडेड प्लेसेस से मत जाइए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, और किसी भी इस वक्त जब पैंडेमिक बहुत पीक पे चल रहा है तो लोगों से बिल्कुल ना मिलिए। अगर ये छोटी छोटी सावधानियां बरती जाए तो 99% पेशेंट वैसे भी माइल्ड केसेस ही हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लोगों को यानी शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ मानसिक तौर पर भी आपको मजबूत होना होगा। जरूर संक्रमण से आपको लड़ना है, लेकिन उसमें आपको कुछ चीजें हैं जिसकी बारीकियों को समझना होगा। आपको इस तरीके से, जैसा डॉक्टर जितेंद्र ने बहुत महत्वपूर्ण बताया था, कि या तो इग्नोरेंस और या फिर इस तरीके का भाव कि नहीं अब ये सारी चीजें खत्म ही हो, ये दोनों चीजें नहीं होना है। पैनिक भी नहीं होना है और इग्नोरेंस भी नहीं रखनी है कि नहीं हमें तो कुछ नहीं, और हो सकता है हमने कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो ऐसा हो गया। दोनों को अगर आप बांध कर रखेंगे तो शायद आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे, परिवार भी रहेगा, समाज भी रहेगा, क्योंकि लड़ाई लंबी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र आपका, डॉक्टर सुभाष आपका और डॉक्टर शीतल वर्मा आपका हमारे साथ इस ओपीडी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बार फिर से इंडिया न्यूज ने ओपीडी लगाई और उसमें तमाम वो दर्शक जुड़े जिनके मन के सवाल आपके सवाल भी हो सकते हैं। देखिए, एक तरफ कोरोना की लड़ाई, उससे कैसे लड़ना है, घर पर रहना है तो कैसे दवा लेनी है, ऑक्सीजन की कमी होगी तो कई बार कैसे आपको सिलेंडर की जरूरत नहीं, आप खुद से ऑक्सीजन किस तरीके से अपने शरीर की बढ़ा सकते हैं, वो भी सुझाव हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपको यहां पर किसी फाल्स प्रोपेगेंडा में नहीं आना है, इस तरीके की भ्रामक खबरों से दूर रहना है, जिससे कई सवाल हमारे दर्शकों ने पूछे भी कि वैक्सीन को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं। इससे आपको हर हाल में बचना ही है। नमस्कार।